चलते हैं आज की क्लास पर। पहला क्वेश्चन देखो, मनुष्यों में संतान का लिंग रिक्त स्थान द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन ए मात्र और पितृ दोनों गुणसूत्र, बी मात्र गुणसूत्र, सी ऑटोसोम, डी है पितृ गुणसूत्र। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, पितृ गुणसूत्र। और मैंने बताया था आपको जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 46, 46। और जोड़े कितने होते हैं? जोड़े होते हैं 23, 23 जोड़े। तो जो 22 जोड़े होते हैं वो होते हैं एक्स एक्स गुणसूत्र वाले, जबकि जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है एक्स वाई गुणसूत्र वाला, एक्स वाई गुणसूत्र। और यही क्या करता है? यही संतान का लिंग निर्धारण करता है। संतान का लिंग निर्धारण करता है। अब देखो इसमें एक्स एक्स गुणसूत्र से तो किसका जन्म होता है? लड़की का। और एक्स वाई से लड़के का होता है। तो ये कहता है कि मनुष्यों में लिंग, संतान का लिंग रिक्त स्थान द्वारा निर्धारित होता है। तो जो ये लास्ट वाला है इसी वजह से क्या होता है? संतान का लिंग निर्धारण होता है। और ये जो लास्ट वाला एक्स और वाई ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है हमेशा पुरुष गुणसूत्र यानी पितृ गुणसूत्र में। जो मात्र गुणसूत्र होता है मात्र गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स वाले और पितृ गुणसूत्र वो होते हैं एक्स और वाई। तो निर्धारण कौन करता है? पितृ गुणसूत्र एक्स वाई वाले। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। तो मेंडल से पहले भी कई वैज्ञानिक हुए जिन्होंने वंशागति का अध्ययन शुरू किया, लेकिन सफल कौन हुआ? केवल मेंडल सफल हुए। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत तर्क का चयन कीजिए। तो देखो राइट आंसर होगा इसमें, पहले कथन पढ़ो, तर्क क्या क्या है इसके। ए है, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाली जीवों की गिनती रखी थी। तो यह भी सही है। उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनमें से पहले के वैज्ञानिकों ने जीवों को संपूर्ण रूप में लेकर अध्ययन किया था। तो यह भी सही है, उन्होंने एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। सी है, उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया। तो यह कथन भी सही है। डी ऑप्शन है, उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। तो यह कथन है जो क्या है? गलत है। तो गलत तर्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो, जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण मटर के बौने पौधों के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधों का संकरण गोल बीज वाले बौने पौधों के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते? तो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें। पहला ऑप्शन है झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे,
बी ऑप्शन झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे, सी ऑप्शन गोल बीज वाले बौने पौधे और डी गोल बीज वाले लंबे पौधे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गोल बीज वाले लंबे पौधे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, इनके बीच क्या अंतर है? ए ऑप्शन इनके आकार में कोई अंतर नहीं होता है, बी ऑप्शन एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है, सी ऑप्शन वाई गुणसूत्र में एक्स गुणसूत्र से अधिक जीन होते हैं और डी ऑप्शन वाई गुणसूत्र बड़ा जबकि एक्स गुणसूत्र छोटा होता है। तो देखो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स गुणसूत्र क्या होता है? बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था? ऑप्शन है वे वैज्ञानिक विधियों में प्रशिक्षित थे, बी ऑप्शन उन्होंने विकासवादी प्रक्रियाओं के अपने ज्ञान का उपयोग किया, सी ऑप्शन उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की, डी ऑप्शन उन्होंने जंतुओं के बजाय पादपों का प्रयोग किया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि मेंडल ने F2PD का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या है? वह पता नहीं लगा पाते कि कौन से लक्षण प्रभावी थे, बी ऑप्शन वह कई लक्षणों का अध्ययन नहीं कर पाते, सी ऑप्शन वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं और डी ऑप्शन वह हाइब्रिड पौधे प्राप्त कर पाने में सक्षम नहीं होते। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि वह यह नहीं पता लगा पाते कि जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1PD में सभी पौधे लंबे थे, इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो देखो राइट आंसर क्या हो, पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या है इसमें? ए ऑप्शन लंबापन बौनेपन पर प्रभावी या हावी था, बी ऑप्शन एक जनक पौधा संयुग्मजी था और दूसरा विषम युग्मजी था, सी ऑप्शन जनक पौधे विषम युग्मजी थे, डी ऑप्शन यह जीनों के स्वतंत्र अपव्यूहन को दर्शाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लंबापन बौनेपन पर प्रभावी या हावी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? तो दो लक्षणों के बीच जो द्विसंकर संकरण था उसके परिणाम स्वरूप जो अनुपात प्राप्त हुआ वो अनुपात कितना था? तो वो अनुपात में बताना है। ऑप्शन नंबर ए, सेम यही क्वेश्चन कल भी करवाया था। ए ऑप्शन है 9:1:3:3, 1:3:9:3, 9:4:2:1, 9:3:3:1। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9:3:3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंडल ने दो प्रयोग किए। फर्स्ट है लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया, और 2 नंबर है छोटे पौधों के पराग को लंबे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन दो प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे? ए ऑप्शन देखो, प्रयोग 1 में छोटे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी छोटे पौधे उत्पन्न होंगे, बी ऑप्शन
प्रयोग एक में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग दो में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। सी ऑप्शन, प्रयोग एक में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग दो में छोटे पौधे उत्पन्न होंगे। डी ऑप्शन, प्रयोग एक में पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग दो में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग एक में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग दो में भी लंबे पौधे ही उत्पन्न होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो। निम्नांकित चित्र में दो पौधों के बीच संकरण को F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है। इस संकरण से निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिया गया है? तो देखो, क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी परनिषेचन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्व निषेचन। यहां तो ये दे रखा है सेल्फ फर्टिलाइजेशन और ये दे रखा है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे 3:1 का ये अनुपात दे रखा है और पीढ़ी कौन सी है? F2। ऑप्शन क्या क्या है? केवल लाल रंग ही प्रभावी है। बी ऑप्शन है लक्षण वंशागत होते हैं लेकिन व्यक्त नहीं होते। सी ऑप्शन, लाल और हरा दोनों ही प्रभावी हैं, हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है। डी ऑप्शन, हरा प्रभावी होता है। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल और हरा दोनों ही प्रभावी हैं, हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कथन क्या क्या है वो देखो। मेंडल ने विपरीत दृश्य लक्षणों वाले गोल झुर्रीदार बीजों लंबे बोने उद्यान मटर के कई पौधों का उपयोग किया। बी ऑप्शन है, उन्होंने एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा लिया, उनके संकरण द्वारा संतति पौधे उत्पन्न किए और परिणामी F1 संतति में सभी पौधे लंबे थे। सी ऑप्शन, द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे। डी ऑप्शन देखो, F2 संतति में लंबाई और बोनेपन के गुणों का प्रकट होना यह इंगित करता है कि दोनों गुण F1 पौधों में वंशानुगत हुए थे। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति थी, सभी पौधे क्या थे? लंबे थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो सामान्य मनुष्य में अलैंगिक गुणसूत्र पूछा है। तो देखो, मैंने भी पहले बताया था जो लैंगिक गुणसूत्र होता है जिससे लिंग का निर्धारण होता है वो कौन सा होता है? वो एक होता है, यानी 23वां जोड़ा होता है। कितना, कौन सा जोड़ा होता है? वो 23वां जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है। बाकी बचे हुए 22 कौन से हो जाएंगे? अलैंगिक गुणसूत्र, उनसे लिंग का निर्धारण नहीं होता। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए 22। 22 क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। चलें आगे। अब इसमें थोड़ा सा देख लो, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। इन 46 में से 44 गुणसूत्र महिला व पुरुष में समान होते हैं। 46 में से 44 गुणसूत्र महिला और पुरुष में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो जो 23वां जोड़ा होता है
वो क्या होता है, वो लिंग का निर्धारण करता है। 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण करता है। तो जो ये 40 44 गुणसूत्र यानी कि 22 जोड़े हैं, ये कौन से हो जाएंगे, अलैंगिक गुणसूत्र हो जाएंगे। इनका लैंगिक से या लिंग निर्धारण से कोई मतलब नहीं है। लिंग निर्धारण कौन सा करेगा, 43वां जोड़ा। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र कितने हो जाएंगे एक सामान्य मनुष्य में, तो वो होंगे 2। ऑप्शन नंबर कहाँ है, 2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आया समझ में, हाँ अभी बता दिया मैंने। 22 जोड़े होते हैं वो अलैंगिक होते हैं, और 23वां जोड़ा लैंगिक होता है। एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ी बराबर 2 गुणसूत्र होते हैं। तो देखो, महिला में भी 23 जोड़ी, और पुरुष में भी 23 जोड़ी। महिला के लैंगिक के लिए 23वां जोड़ा कौन सा, एक्स और एक्स। पुरुष में 23वां जोड़ा कौन सा, एक्स और वाई। यही मिलके लिंग का निर्धारण करेंगे। अगर ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं ये, महिला। ये दोनों अगर मिलते हैं तो भी क्या बनाएंगे, महिला। ये दोनों अगर मिलते हैं तो क्या बनेगा, पुरुष। और ये दोनों अगर मिलते हैं तो क्या बनेगा, पुरुष। आई बात समझ में, एक्स एक्स वाले मिलके तो महिला बनाते हैं, और एक्स वाई मिलके पुरुष बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। जो हरा मटर होता है उसका वैज्ञानिक नाम पूछा है। तो देखो, ऑप्शन ए पायसम सटाइवम, ऑप्शन बी सेम ही दे दिया पायसम सटाइवम, ऑप्शन सी ट्रीटिकम एस्टिवम, ऑप्शन डी जी मेज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए और बी, पायसम सटाइवम। दोनों ही क्या होंगे इसके राइट आंसर। तो हरी मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम। फिर है देखो टीट्रिगम एस्टिवम, ये किसका होता है, तो ये होता है गेहूं का, ये गेहूं का होता है। और जीमेज, जीमेज किसका होता है, तो जीमेज होता है जौ का। एग्जाम में पूछा जाता है इनके वैज्ञानिक नाम, हरी मटर का पायसम सटाइवम, गेहूं का टीट्रिगम एस्टिवम, और जौ का जीमेज। चलो आगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म कारक होते हैं। ऑप्शन ए एक्स वाई, ऑप्शन बी एक्स जेड, ऑप्शन सी वाई वाई, ऑप्शन डी एक्स एक्स। तो राइट आंसर क्या होगा, कौन सा निर्धारित करता है, 23वां। अगर एक्स वाई मिलता है तो पुरुष बनाता है, और एक्स एक्स मिलता है तो लड़की बनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए पृथक्करण का सिद्धांत, बी प्रभुत्व का सिद्धांत, सी स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत, और डी बायोपिक्स का सिद्धांत। तो ग्रे मेंडल के जो तीनों सिद्धांत थे वो लिखवाए थे मैंने, कौन कौन से होते हैं, पृथक्करण, प्रभुत्व और स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत किसने दिए थे, मेंडल ने दिए थे। तो कौन सा नहीं आएगा इसके अंतर्गत, वंशानुगति वाले के अंतर्गत, बायोपिक्स का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलो आगे। अगला क्वेश्चन देखो, जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं
उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आणविक जातिव्रत, ऑप्शन नंबर बी संरचनात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी डीएनए अध्ययन और डी कायांतरण। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए आणविक जातिव्रत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आणविक जातिव्रत जो होता है, लिख लो ये, आणविक जातिव्रत का प्रयोग डीएनए विश्लेषण और प्रोटीन संरचना के आधार पर जो जीवों के बीच आनुवांशिक रिश्ते होते हैं आधार पर जीवों के बीच आनुवांशिक रिश्तों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आया समझ में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। ऑप्शन ए अपने जीन्स का आधा हिस्सा, ऑप्शन बी अपने जीन का 3/4 हिस्सा, ऑप्शन सी सभी जीन, ऑप्शन डी अपने जीन का 1/4 हिस्सा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए अपने जीन्स का आधा हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है। तो जो सामान्य मानव शरीर कोशिका होती है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 46 गुणसूत्र होते हैं। 44 तो कौन से हो जाएंगे? अलैंगिक, और 2 कौन से होंगे? लैंगिक। 2 से होता है लिंग निर्धारण। आया समझ? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? और सेम क्वेश्चन आ गया। ये किसमें दिया गया है? आरआरबी जेई में, और ये पिछला आरआरबी एसएसई में। दोनों अलग अलग जगह दिए, लेकिन क्वेश्चन कैसा है? सेम है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? पहला है श्वसन, बी ऑप्शन स्वांगीकरण, सी ऑप्शन आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से, डी ऑप्शन पोषण से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं? उस बिंदु को क्या कहा जाता है? उस बिंदु को देखो क्या क्या है, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम और जीन। तो राइट आंसर होगा इसका सेंट्रोमियर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखो, सबसे पहला तो ये हो गया, बिंदु का नाम क्या होता है जहां क्रोमोसोम जुड़ते हैं क्रोमेटिक पे? तो सेंट्रोमियर कहलाता है। फिर एक होता है इसमें मध्य केंद्री,
मध्य केंद्री। मध्य केंद्री क्या होता है? इसमें गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच उपस्थित होता है या बीचों बीच स्थित होता है। बीचों बीच होता है। फिर दूसरा है एक उपमध्य केंद्री। उप मध्य केंद्री, तो ये क्या होता है? इसमें मध्य से थोड़ा हटकर होता है, तो गुणसूत्र बिंदु होता है। मध्य से हटकर होता है। फिर तीसरा है अग्रबिंदु। अग्रबिंदु में क्या होता है? यह गुणसूत्र गुणसूत्र के बिल्कुल किनारे पे होता है। जो गुणसूत्र बिंदु होता है और फिर डी है अंतः केंद्री, तो होता है अंतः केंद्री। इसमें क्या होता है? जो गुणसूत्र होता है वो गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर होता है। आया समझ में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। देखो, यदि एक पौधे का समजीनी यानी जीनोटाइप स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो समलक्षणी यानी फेनोटाइप रिक्त स्थान होगा। तो क्या हो सकता है इसमें? चार ऑप्शन देखो क्या क्या है। बोना और झुर्रीदार, लंबा और झुर्रीदार, बोना और गोल, लंबा और गोल। तो इसका मतलब है टेल टेल और बड़ा कैपिटल राउंड स्मॉल राउंड, यानी लंबा मतलब सॉरी टेल यानी छोटा। ये किसके लिए दर्शाया गया है? स्मॉल टी छोटे के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? छोटा और राउंड का मतलब गोल, यानी बोना और गोल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोना और गोल। कैपिटल टी आता है लंबे के लिए, बड़े के लिए, और स्मॉल टी छोटे के लिए, यानी छोटी लंबाई मतलब बोने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है झुर्रीदार बीज, ऑप्शन बी हरी फली, ऑप्शन सी गोल फली, ऑप्शन डी गोल बीज। तो देखो, जो मटर का पौधा होता है, फली कैसी होती है उसकी? हरी होती है, बीज गोल होता है, और फली कैसी होती है? गोल होती है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए झुर्रीदार बीज। जो मटर का बीज होता है वो झुर्रीदार नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। रिक्त स्थान आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। ए युग्मक, बी जीन, सी आनुवांशिकी और डी जर्म कोशिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो जीन होते हैं वो जीन ही आनुवांशिक सामग्री के वाहक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति भागों या बीजों के बजाय
कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से जो कोशिकाओं को जोड़ के जो बनाया जाता है, पौधा उगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर, जिसे हम बोलते हैं कलम लगाना। क्या कहा जाता है उसे? टिश्यू कल्चर कहा जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखो जो टिश्यू कल्चर का जनक है। टिश्यू कल्चर का जनक इसे कहा जाता है हेवरलैंड। हेवरलैंड को टिश्यू कल्चर का जनक कहा जाता है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स, 22 गुणसूत्र प्लस एक्स एस, 44 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई, 22 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई। तो देखो मनुष्य में टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे क्योंकि 22 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स, 22 तो ये और 2 ये कितने हो गए? टोटल 24। ये नहीं हो सकता। इसमें भी 22 और 2 24, ये भी नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पर। इसमें है 44 गुणसूत्र और एक्स एक्स, यानी कि टोटल कितने हो रहे हैं? 46। इसमें भी 44 और 2 46, दोनों में 46 हो रहे हैं। इसमें एक्स एक्स है और इसमें एक्स वाई है। ये 44 तो कौन से होते हैं? अलैंगिक। जो बाकी के दो होते हैं वो क्या करते हैं? मतलब 23वां जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है। इसमें लिंग का निर्धारण दिया गया है, नवजात बालिका दी गई है। तो बालिका का निर्धारण कौन करता है? एक्स एक्स वाला जोड़ा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 44 प्लस एक्स एक्स और 44 प्लस एक्स वाई, ये किसका निर्धारण करेगा? लड़के का। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए देखो, टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, किसी नर में एक एक्स गुणसूत्र और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मानवों में 46 गुणसूत्र होते हैं जिनमें से 42 यानी 21 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन डी, द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। 44 होते हैं अलिंगी और जो 2 होते हैं वो कौन से होते हैं? लिंग गुणसूत्र। ये क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो जितने भी वीडियो हैं इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन है उसमें दिया गया है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल पर जाके सभी वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।